अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सर, ठीक-ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, दुआएँ। मैं सर अभी थोड़ा-सा वेट कर रहा हूँ कि बाकी लोग आ जाएँ, तो फिर इंशाल्लाह जी स्टार्ट कर देते हैं। जी, जी, श्योर, श्योर। ठीक हो गया, वेट करते हैं। ठीक हो गया, फाइन। जी, जी। सर फिर मेरा ख़्याल है शुरू कर लेते हैं अभी, साथ-साथ जैसे लोग आते जाएँगे फिर जॉइन करते जाएँगे, श्योर। क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है, थोड़ा-सा रह गया, मतलब 25 मिनट रह गए। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्ताहसन अमान नकवी है सर। मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। तो ये ट्रेनिंग वैसे भी मैं करवाता रहता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मुझे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसको फिर से शुरू करें, तो मैं फिर से करवा देता हूँ। तो हमारी सर आउटलाइन जो है, वो आपके साथ मैंने पहले शेयर कर दी हुई है ईमेल में। अभी अगर है तो मैं 1 मिनट आपके साथ दोबारा से इसको शेयर करता हूँ, और जिसके अंदर ये हिस्सा भी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें कोर्स समरी के हवाले से इंफॉर्मेशन ऐड करना, कोर्स लेआउट को सेट करना, मैक्सिमम अपलोड साइज़ को चेंज करना। ख़ैर ये अब हम नहीं कर पा रही है, लाहौर ने कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं। फिर नोटिसेस ऐड करना, फिर आउटलाइंस के हवाले से इंफॉर्मेशन ऐड करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपके पास हैं, कोई बुक्स हैं तो वो आपने ऐड कैसे करनी है, असाइनमेंट किस तरह से ऐड करनी है, और ग्रेड करने की बात भी इंशाल्लाह इसके साथ ही रिलेटेड। फिर कोई वीडियो को एम्बेड करने के लिए सबमिशन लिंक और असाइनमेंट का एक फ़र्क डिस्कस करेंगे, और क्विज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि क्विज़ेस जो हैं वो भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। और फिर एनरोलमेंट मेथड्स, ये तो खैर स्टार्ट में होना था, लेकिन बहरहाल चूँकि एक मेरी आउटलाइन का हिस्सा है, तो ये मैं डेफिनेटली इसको साथ ही करवाऊँगा। फिर डेडलाइंस कैसे सेट करते हैं, और ग्रेड्स को किस तरह से हम एक्सपोर्ट करेंगे, और फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स।
तो मैं फ़िलहाल इस स्क्रीन को स्टॉप शेयर करके आपको LMS की स्क्रीन दिखाता हूँ, जिस पे अभी ये सारी चीज़ें हम एक के साथ एक-एक करके देखेंगे। और सर ये मेरा LMS है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। तो पहले इसको मैं थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दे दूँ मैंने किया क्या है इसमें। मैंने कुछ आउटलाइन ऐड की हुई है, मैंने कुछ बुक्स ऐड की हुई हैं। ये सिस्को के हवाले से हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसकी कीज़ ऐड की हुई हैं। कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो कि मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए दिए हैं। कुछ लिंक्स हैं और कुछ ज़ूम क्लास का लिंक है और फिर कुछ लैब मैनुअल्स और पीपीटीज़ और असाइनमेंट्स और ये वीडियो एम्बेड हुई है। अब शुरू में जो सबसे पहले चीज़ करनी है वो है कोर्स समरी कैसे ऐड करना है। तो सर कोर्स समरी ऐड करने के लिए सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन पे ही आ जाते हैं दोबारा से, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। ये हमारे लिए थोड़ी-सी कन्फ्यूजिंग स्क्रीन होती है। तो उसके लिए या तो यहाँ पे अपना नाम लिख के सर्च करें या बेहतरीन तरीकाकार है आप डैशबोर्ड को क्लिक करें और डैशबोर्ड को क्लिक करने के बाद अपने अपने जो आपके कोर्सेज़ होंगे जिसमें आप चाहे स्टूडेंट के तौर पे एनरोल्ड हैं, नॉन एडिटिंग टीचर के तौर पे एनरोल्ड हैं या टीचर के तौर पे एनरोल्ड हैं, वो सारे कोर्सेज़ आ जाएँगे। तो आप अपना एक कोर्स जो है वो जिसको क्लिक कर देंगे और उसके बाद डेफिनेटली ये तो आसान सा काम है जिसमें आप आ जाएंगे। वो सेटिंग्स हमने जो चेंज करनी है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कोर्स समरी कैसे ऐड करनी है। तो कोर्स समरी के लिए ही हमारे पास गियर आइकन के बाद एडिट सेटिंग्स, एडिट सेटिंग्स के बाद कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो ये हैं। कोर्स का नाम हम चेंज नहीं कर सकते, शॉर्ट नेम हम चेंज नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कोर्स क्रिएटर ने हमें बता दी हुई हैं। मतलब कोर्स क्रिएटर ने हमें कोर्स क्रिएट करके उसके राइट्स दे दिए हुए हैं। उसके बाद फिर हम जो चीज़ चेंज कर सकते हैं कि कोर्स अवेलेबल है या नहीं है। तो ये डेफिनेटली अवेलेबल होगा। स्टार्ट डेट, कहाँ से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, एंड डेट अगर आपने करनी है तो कर लें। अब एक चीज़ होती है कोर्स समरी। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कोर्स समरी डिस्प्ले कहाँ पे होगी, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या क्यों हम इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे कोर्सेज़ हैं। आप अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो स्क्रीन काइंडली मुझे इंटरप्ट कर दीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको मेरी ये स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं आ रही है। शेयर तो मैंने की हुई है लेकिन अगर कोई इश्यू हो तो काइंडली बता दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सपोज़ करता हूँ मैं 2 कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ और वो एक जैसे ही हैं, मतलब लाइक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है सपोज़। अब प्रोग्रामिंग फंडामेंटल मैं सीएस को भी पढ़ा रहा हूँ, सीएसएससी को पढ़ा रहा हूँ और एक सपोज़ एमसीएस को एक पढ़ा रहा हूँ। तो वो किस तरह से मुझे मतलब ढूँढने में क्या करूँगा? या तो मैं डिपार्टमेंट देखूँगा, लेकिन अब इश्यू ये है कि एमसीएस का हमारे यहाँ पे फिलहाल डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ कोर्सेज़ होते हैं जो कोहोर्ट होते हैं। तो वो किस तरह से होंगे? उसके लिए आप अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लें, तो आपके लिए आसानी होगी। मैं कुछ केसेज़ में आइकन ऐड करता हूँ और कुछ केसेज़ में डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ। जैसे मैं आपको अपने प्रीवियस कोर्सेज़ में दिखा दूँ, तो वो मैंने आइकन्स ऐड किए हुए हैं, जैसे ये है। अब ये भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स था, ये भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स था, ठीक है? अब ये सीएस और आईटी का था क्योंकि देखें डिपार्टमेंट सीएस था, आईटी नहीं था। एससी था, चलें एससी से तो एससी का पता चल जाएगा। अब ये आईटी का कैसे पता चलेगा, वो मैंने एक आइकन क्रिएट किया जिसके ऊपर सीएसआईटी मैंने लिख दिया। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस एससी में एमसीएस वाले भी थे, तो फिर ये थोड़ी-सी ज़रा परेशानी होती है, इसलिए ये कि अगर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दें, जैसे ये है, ये इस तरह से डिस्प्ले होगी। तो अब वापस मैं इधर आ जाता हूँ अपने इन प्रोसेस कोर्सेज़ में, तो वो जो मैं आ रहा था जहाँ पे ये सेटिंग्स थी कोर्स समरी, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, इस किस्म की एक इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, बात लिख दी, आइकन अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दिया। जब इस चीज़ को मैं सेव करूँगा, अभी बाकी सेटिंग्स मैं इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊँगा। सेव करूँगा और फिर जब मैं इधर डैशबोर्ड पे आके इसको रिफ्रेश, कभी सेव नहीं हुई, इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। और फिर मेरे लिए और बच्चों के लिए ये देखिए मैंने इस इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी लिखा था, ये कोर्स डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो ये बच्चों के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी हो जाती है, तो इसलिए मैं कोर्स डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। चूँकि अभी मेरे कोर्सेज़ दोनों डिफरेंट है तो इसलिए ऐसे बच्चों को कोई मसला नहीं हो रहा। इसके बाद जो कुछ चीज़ें करनी थी, एक तो ये कोर्स समरी हो गई। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कोर्स लेआउट। मेरी रिकमेंडेशन यही होती है तमाम टीचर हज़रात को कि आप कोर्स की लेआउट को वीकली फॉर्मेट ही रखें। अब ये कुछ फॉर्मेट्स हैं डिफरेंट, एक वीकली है, सिंगल एक्टिविटी है, सोशल है, क्लैब्स है, टॉपिक्स फॉर्मेट। तो मैं कहता हूँ जी वीक बाय वीक्स में डिवाइड करें जिससे आपको भी आसानी होगी और बच्चे को भी ज़रा आसानी रहेगी, ठीक है?
हिडन सेक्शन और क्लैश फॉर्म, अगर कोई सेक्शन है जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो क्लैप्स हुआ हुआ नजर आएगा, ठीक है। कोर्स लेआउट, ऑल सेक्शंस ऑन वन पेज। अब वो क्या चीज़ है, अब यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि तमाम सेक्शंस जो हैं वो अलग-अलग नज़र ना आए। जितने भी सेक्शंस हैं वो मुझे इस तरह से नज़र आएँ जैसे ये कंप्लीटली मुझे जितनी फाइल्स हैं सब नज़र आ जाए, मुझे क्लिक करके उस पर्टिकुलर सेक्शन में ना जाना पड़े। तो मैं यहाँ से जो ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, शो ऑल सेक्शंस ऑन वन पेज की ऑप्शन यूज़ करता हूँ। फिर अपीयरेंस है, वो अगर आप चेंज करना चाहें, मैं उसको डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है, वो ये आ गई है कि हमारा जो पुराना एलएमएस था फाइल साइज़ की अपलोड से लिमिट के हवाले से, पुराने एलएमएस में हमारे पास ये लिमिट 50 MB थी, 50 MB। फिर जब हमारा ये नया एलएमएस अपग्रेड हुआ तो वो कहते हैं कि जी टीचर्स बार-बार चीज़ें अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो सर्वर के ऊपर डेटा जो है वो डुप्लिकेट हो रहा होता है, तो हम इस लिमिट को कम करके 10 MB कर देंगे। तो वो हुआ ये कि उन्होंने 50 MB से इसको 20 MB पे लेके आए, 20 MB से ये 10 पे नहीं आए, डायरेक्ट ये 5 पे आ चुके हैं। अब इसमें ये है कि आप कोई फाइल अपलोड करेंगे, वो मैक्सिमम 5 MB की हो सकती है, मतलब 5 MB के मल्टीपल्स में आप अपलोड कर सकते हैं। 5-5 MB की बेशक 100 फाइल्स अपलोड कर दें, लेकिन एक फाइल का साइज़ 5 MB से ऊपर नहीं होगा, इवन 5.01 MB भी अपलोड नहीं होती। तो ये अब हमारी लिमिट है। खैर ये मैंने अली फरहान साहब से बात की थी, उन्हें मैंने अर्ज़ की थी, मैं कहा सर देखें आप किसी बंदे की फ़ाइल है और वो बेशक उसको कंप्रेस करके भी अपलोड करता है, तो अगर वो 6 MB की फ़ाइल है तो वो 5.5 पे हो जाएगी, वो कैसे अपलोड करेगा? तो खैर उन्होंने अब पता नहीं बात की है कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं कि अब जो कोई स्टूडेंट फ़ाइल अपलोड करेगा या टीचर कोई भी फ़ाइल अपलोड करेंगे, कोई भी इस कोर्स में कहीं भी कोई फ़ाइल अपलोड होगी, चाहे वो बुक है, चाहे वो असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, व्हाटएवर दैट इज़, वो 5 MB से एक्सीड नहीं करेगी। कंप्लीशन ट्रैकिंग वाली ऑप्शन ये इस तरह से, ये टिक्स अगर इसको आप ऑन करना चाहते हैं कर लें कि ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, तो वो उस बार को बच्चे के लिए दिखा दे कि वो कंप्लीट हो गया हो। ग्रुप्स, अगर आप असाइनमेंट्स को ग्रुप्स में एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो ग्रुप मोड भी बनाते हैं। मुझे असाइनमेंट की सेटिंग में भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऐसा चीज़ ऑप्शंस कभी यूज़ नहीं की। मैं इंडिविजुअल असाइनमेंट्स जो हैं वो यूज़ करता हूँ। और बाकी रोल रीनेमिंग है कि आप मॉडरेटर को क्या कहेंगे, मैनेजर को क्या कहेंगे, टीचर को क्या कहेंगे, ये सब नाम चेंज करने की बात है। इसके बाद जब सेव एंड डिस्प्ले करते हैं तो ये वीकली फॉर्मेट में कोर्स डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसके बाद ये 2 चीज़ें हो गई, कोर्स समरी, कोर्स लेआउट और साइज़ फॉर द फाइल, ये चीज़ें ऐड करने के 3 पॉइंट्स मैं फ़िलहाल कवर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं कि नोटिसेस आपने ऐड करने हैं। नोटिसेस मैं मतलब कुछ रूल्स हैं वो फाइल की सूरत में भी ऐड कर देता हूँ। लेकिन होता ये है कि रूल्स अगर आप फाइल की सूरत में ऐड करें तो बच्चे उसको पढ़ते नहीं हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि ये गियर आइकन को क्लिक करें, टर्न एडिटिंग ऑन, ठीक है जी। और कोई भी आपने चेंज करना है तो टर्न एडिटिंग ऑन। और मैं रेकमेंड करता हूँ ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को एडिट कीजिए। सेक्शन को एडिट करके, और जो मेरा फेवरेट कलर है वो वाइट एंड येलो एंड ब्लैक है, ये ब्लैक एंड येलो है। तो आप अपनी जो कोई आपने बात लिखनी है वो आप मैसेज लिखें और उसके बाद उसके कलर्स को उस तरह से सेट कर दें, साइज़ वगैरह, ठीक है, या कॉपी पेस्ट भी हो जाता है वैसे। तो वो करने के बाद जो चीज़ें आप यहाँ पे लिख देंगे वो इस में या उस सेक्शन में वो चीज़ नज़र आ जाएगी। तो ये देखें जी, जो मैंने बात यहाँ पे लिखी थी वो इस तरह से आ जाती है। ये होता ही है कि बच्चों के लिए पढ़ना कदरे आसान हो जाता है। वरना जैसे मैंने ये अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाके लिखा तो बच्चे कई दफ़ा पढ़ते नहीं हैं। तो बेहतर मेरे ख़्याल में ये है कि अगर आप इस तरह से कर लें तो ये अनाउंसमेंट्स ज़रा ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं। कोर्स आउटलाइंस एज़ फाइल अपलोड कर दें और जो अनाउंसमेंट्स हैं उनको टेक्स्ट के तौर पे लिख दीजिए। वो ज़रा बच्चों के लिए विज़िबल हो जाती हैं और उसको क्लिक करके उसको पढ़ना नहीं पड़ता। इसके अलावा इसमें ये है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब तो ख़ैर वो चीज़ें उस तरह से नहीं हैं, मतलब मैं रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह से रखे हुए हैं कि जी 10 मिनट से ज़्यादा कोई बंदा लेट ना हो क्लास में। कोई बाहर जाए तो पूछ के जाए, अंदर आए, तो इस किस्म की बातें जो हैं वो मैंने बताई भी होती हैं क्लासरूम रूल्स, वो मैं एक फ़ाइल के तौर पे नॉर्मली अपलोड कर देता हूँ। चूँकि अब यहाँ पे हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो मैंने वो रूल्स यहाँ पे फ़िलहाल ऐड नहीं किए। किसी भी फ़ाइल को ऐड करने के लिए सिंपली
आप टर्न एडिटिंग ऑन कीजिए, ठीक है, चाहे वो असाइनमेंट की फाइल है, चाहे वो और कोई फाइल है। फिर उसके बाद जिस सेक्शन में आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लिक करें, अपने डेस्कटॉप से फाइल जो कोई भी है उसको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दीजिए। जैसे वो फाइल ड्रॉप हो जाएगी तो वो एंड पे ऐड हो जाएगी। जैसे मैंने ये अभी ऐड की, ये फाइल नहीं थी, मैं एक और ऐड करता हूँ एक्सेल की फाइल। ये मैं एक फाइल और ऐड की और ये इसके अंदर एक फाइल अपलोड हो गई, ठीक है जी। और यहाँ पे अब आपको नज़र आएगी, ये पहले ये फाइल भी नहीं थी और ये फाइल भी नहीं थी, तो ये दो फाइल्स मैंने क्लिक किया डेस्कटॉप से, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप बेहतर है, वरना दूसरा तरीकाकार भी है जो कि इसमें लिखा हुआ है, वो ये कि ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। उसके बाद फिर आप यहाँ से इसको फाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, जो कि मेरे ख्याल में मुश्किल सा काम है। तो बेहतर ये कि आप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करें, चाहे वो बुक है, चाहे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, चाहे कोई रिसर्च पेपर है, चाहे कोई पीपीटी स्लाइड है, चाहे कोई ऑडियो क्लिप है, चाहे कोई वीडियो क्लिप है। अब ये तो तरीकाकार है, वो एज फाइल आ जाएगा। अगर मैं वीडियो क्लिप को चाहता हूँ कि वो इस तरह से एम्बेड हो, तो उसके लिए होता ये है नॉर्मली कि आपके जो यूट्यूब की वीडियो होती है उसके कोई ना कोई, अगर आप उसको राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो कहता है जी कॉपी वीडियो यूआरएल, ठीक है। वो करके आप यहाँ पे इसमें एडिट के सेक्शन में आइए, वो यूआरएल उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दें या कॉपी एम्बेड कोड को कर दें, तो ये इस तरह से चल जाता है। ये यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये वीडियो यहाँ पे एम्बेड हो गई, ठीक है जी। और इसको आप सेव कर लेंगे, फिर इसको जब आप वापस उधर आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके एलएमएस के अंदर प्ले होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं इसको भी यहाँ पे अगर प्ले करूँगा तो यहीं पे ये एक डेफकॉन की हैकिंग की एक वीडियो है, तो और ये डायरेक्टली यूट्यूब से चल रही है, मतलब हमारे एलएमएस में बैंडविड्थ यूट्यूब की यूज़ हो रही है, तो ये पूरी की पूरी वीडियो इस एलएमएस के अंदर चल जाएगी। तो ये एक एम्बेड करने का तरीका कार है कि यूट्यूब से आप वीडियो लें, उसको कॉपी एम्बेड कोड करके यहाँ पे आके कोड को एम्बेड करके पेस्ट कर दें, या इवन इस नए एलएमएस में ये फ़ायदा है कि आप खाली लिंक को पेस्ट कर दें तभी वो चल जाती है। इसके बाद सर वो है बुक्स की बात होगी, असाइनमेंट्स की बात। असाइनमेंट्स के लिए मैं दो चीज़ें यूज़ करता हूँ, आप डिफरेंट तरीकाकार यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि मेरा जो तरीकाकार है वो ये है कि पहले मैं एक असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट देता हूँ, वही फाइल को क्लिक किया, ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर उसका एक सबमिशन लिंक बनाता हूँ। अब वो किस तरह से बनता है, ऐड एक्टिविटी रिसोर्स असाइनमेंट, ओके, ठीक है जी, ओके कर दिया। अब यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मेरी शेयर स्क्रीन है तो मुझे पूरा बटन नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आपने सपोज कह दिया जी टेस्ट असाइनमेंट, क्योंकि मुझे याद रहे कि मैंने डिलीट करनी है बाद में, और उसके बारे में अगर आप क्वेश्चंस यहाँ पे देना चाहते हैं आपकी मर्जी है, लेकिन चूंकि मेरी असाइनमेंट्स में वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है तो मैंने स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हुए होते हैं, तो वो यहाँ पे करना ज़रा पॉसिबल नहीं होता। अगर सिंपल एक क्वेश्चन है और आंसर है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद फिर आप ये बताते हैं कि कब से सबमिशन स्टार्ट हो, ड्यू डेट क्या है और कट ऑफ डेट क्या, रिमाइंड, ये क्या चीज़ें, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबमिशंस 11 मई से बच्चे उसको सबमिट करना शुरू कर दें। जो मैक्सिमम डेट है वो 18 मई है, रात 12 बजे तक। कट ऑफ डेट क्या है, कट ऑफ डेट नॉर्मली जो मेरा तरीकाकार है वो ये है कि मैं ड्यू डेट से एक दिन आगे सेट करता हूँ। इसमें क्या होता है सर, प्रॉब्लम जो आती है आमतौर पे वो ये है एलएमएस पे असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने का। बच्चे कहते हैं कि सर मैं असाइनमेंट सबमिट करने लगा था, लाइट चली गई, इंटरनेट बंद हो गया, या फिर वो एलएमएस ने का टाइम फ़र्क था और मेरे सिस्टम का टाइम फ़र्क था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, इस किस्म के मसाइल। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जनाब 18 तारीख आपकी ड्यू डेट थी, कट ऑफ डेट 19 तारीख थी। अब 18 तारीख को अगर रात 12 बजे तक आप सबमिट नहीं करवाते तो 19 तारीख रात 12 बजे तक आप सबमिट करवा दें, देयर वुड बी नो पेनल्टी, ठीक है। मेरे पास लिखा हुआ ज़रूर आएगा कि बच्चे ने लेट सबमिट किया, लेकिन मैं उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं करूँगा। अब बच्चा सपोज मेरे पास आता है 20 तारीख को कि सर वो 19 लास्ट डेट थी और मैं सबमिट नहीं कर सका, तो मैं उसको कहता हूँ भाई ड्यू डेट 18 थी, 19 का मैंने आपको बोनस दे दिया था, जिसकी वजह से आप नहीं कर सके, नो सबमिशन आर पॉसिबल, क्योंकि वो फिर ज़्यादा असाइनमेंट्स होती हैं, चेक करना मुश्किल हो जाती है।
फिर इसके बाद रिमाइंड टू बी ग्रेड बाय, तो वो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो डेट आप यहाँ पे देंगे तो आपका LMS नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने ये चीज़ें सबमिट करनी है। अब असाइनमेंट की सबमिशन टाइप्स दो किस्म की हैं, एक है ऑनलाइन टेक्स्ट और एक है फाइल सबमिशंस। ऑनलाइन टेक्स्ट में क्या चीज़ है कि आपका स्टूडेंट जो है वो LMS के ऊपर भी अपना जो असाइनमेंट है उसका आंसर टाइप कर देगा, ठीक है, जिस पे आप वर्ड लिमिट सेट कर सकते हैं जी 500 वर्ड्स, इससे ज़्यादा कोई बंदा उसको सबमिट ना करे, ठीक है जी। दूसरा है फाइल सबमिशन, वो ये है कि आप फाइल को कह देते हैं जी मैक्सिमम कितनी फाइल्स अपलोड हो सकें एक असाइनमेंट के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल आपके 5 क्वेश्चंस और आप कहते हैं जी 5, मतलब हमारे C++ का अगर प्रोग्राम है तो वो 5 क्वेश्चंस अगर दिए तो 5 CPP फाइल्स बनेगी, तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ 5। लेकिन खैर मैंने बच्चों को रिकमेंड किया होता है कि आप वो 5 फाइल्स अपलोड करने की बजाय आप एक RAR को अपलोड करें ताकि आसानी हो सके। खैर उसमें नॉर्मली एक होता है, और फाइल साइज़ फिर वही वाली बात जो आपने रखी हुई है, आप इंडिविजुअल असाइनमेंट का साइज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इससे एक्सीड ना करे। और एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स यहाँ से आप बता सकते हैं कि जी मुझे सिर्फ PDF सबमिट करना, मुझे वर्ड सबमिट करना वगैरह वगैरह, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो सी आप सिलेक्ट करेंगे तो LMS वही वाली फाइल एक्सेप्ट करेगा इन लिस्ट में से। फिर इसके बाद है फीडबैक के कमेंट्स। आप जब असाइनमेंट चेक करते हैं तो आप वहाँ पे फीडबैक के कमेंट दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। सबमिशन की सेटिंग्स, रिक्वायर स्टूडेंट्स टू क्लिक द सबमिट बटन, ये रेकमेंड मैं करता हूँ कि हो। ये इस तरह से कि जब आप इसको येस कर देंगे तो स्टूडेंट फाइल अपलोड करने के बाद सबमिट का बटन क्लिक करेगा, वरना वो फाइल को ड्रैग करेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सबमिशन स्टेटमेंट को भी येस करवा दें ताकि बच्चों को हो कि हाँ जी हमने कर दिया, ठीक है। अटेम्प्ट्स आपने रीओपन करने हैं तो वो मैनुअली होंगे किसी के भी, ठीक है। वैसे नेवर है कि आप किसी को, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अभी एक केस हुआ था, उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी टांग टूट गई थी, तो वो कहता है सर मेरी असाइनमेंट रह गई है, तो मैं कैसे चलो ठीक है मैं अलाउ कर देता हूँ, उस केस में उसको स्पेशल अलाउ कर दिया। एक और बच्चा था उसकी वो एडमिट हुआ था बेचारा, तो वो उस केस में उसको अलाउ कर दिया। तो उस केस में यहाँ पे अगर आप मैनुअली ऑप्शन रखते हैं तो उसमें आप मैनुअल अटेम्प्ट जो है वो बच्चे को दे सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग नेवर होती है। नोटिफिकेशंस सारे नो हर सूरत में। ग्रेड, मैक्सिमम ग्रेड असाइनमेंट का आप दे दें जो आप देना चाहें, ठीक है, कि मतलब 20 मार्क्स की असाइनमेंट है यहाँ पे दे देते हैं। और फिर उसके बाद कोई एक्सेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी कंप्लीशन टैग कॉम्पिटेंसीज डिफॉल्ट रहने दें। कॉम्पिटेंसी उस केस में जब हम OCM से कहें कि हमें एक बैज बना के दे कि ये असाइनमेंट कंप्लीट होगी तो उसका बैज हो जाए, तो ये उस सूरत में हम इस्तेमाल करेंगे। खैर जब ये सेव हो जाएगा, ये सेटिंग सेव हो जाएंगी, तो एक असाइनमेंट क्रिएट हो जाएगी जो कि सबमिशन के लिए ओपन होगी। लेकिन इसमें मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखा तो वो बच्चों को कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे एक ये टेस्ट असाइनमेंट बनाई है, तो इससे ऊपर मैंने एक फाइल रखी हुई होगी, फाइल को बच्चे डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर क्वेश्चन होगा, अटेम्प्ट करेंगे, फिर जब आएंगे यहाँ पे तो इधर आके वो असाइनमेंट को सबमिट कर देंगे, ठीक है। मेरे पास ये एक चीज़ आ जाएगी, तो मैं क्या करूँगा असाइनमेंट चेक करने के लिए असाइनमेंट पर क्लिक किया और वी ऑल सबमिशंस, फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है सबमिशंस, तो मैं उस सबमिशन पे जाता हूँ जहाँ पे सबमिशन होंगे। तो इसमें कोई सबमिशंस नहीं होंगे तो मैं फर्स्ट असाइनमेंट पे जाता हूँ, होपफुली यहाँ पे होंगे क्योंकि कुछ लोगों ने ईमेल भी की थी। अब यहाँ पे सबमिशंस थे और सबमिशंस हमारे पास आ जाएंगे जी, सबमिटेड 5 लोग स्टूडेंट्स ने सबमिट की है, और मैं इसको व्यू ऑल सबमिशंस कर देता हूँ। जब मैं इसको व्यू ऑल सबमिशंस करूँगा तो तमाम बच्चों के सबमिशंस आ जाएंगे, ठीक है जी। नाम भी यहाँ पे आ सकता है, और लेकिन मैंने सिर्फ ईमेल एड्रेस को सामने रखा हुआ होता है, जो कि मेरे लिए ज़रा आसानी रहती है बच्चों को आइडेंटिफाई ID से आइडेंटिफाई करवाने के लिए। सिंपली इसको आप क्लिक करें, उस एतबार से वो सॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये फाइल आ गई है, जब आप इसको डाउनलोड करें, ठीक है, डाउनलोड करेंगे वो जिप फाइल होगी, उसको आप डाउनलोड करेंगे, ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप उसको क्रिएट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ मतलब मैंने उसको ऑफ किया हुआ है, ये है, ये ग्रेड है, जो असाइनमेंट है यहाँ पे आप उसका ग्रेड ऐड कर देंगे कि ये इस असाइनमेंट का ये ग्रेड है, और आप उसको यहाँ पे ऐड कर दें, और ये चीज़ स्टूडेंट भी देख पाएगा, ठीक है जी। ये स्टूडेंट ने जो सबमिट की हुई है उसकी PDF आ गई है, मैं उसको मार्क वगैरह भी कर सकता हूँ, ये पिछले LMS में ऑप्शन नहीं थी। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको यहाँ पे ग्रेड ना करें। उसकी वजह ये है कि जब हमने इसके लिए करना होता है, एक्रेडिटेशन बॉडीज़ के लिए चीज़ें करनी होती हैं,
तो फिर ये वाली चीज़ें हमें असाइनमेंट्स डाउनलोड करके फ़ोल्डर में प्रिंट करना पड़ता है। तो वो ये है कि डाउनलोड यहाँ से करें, ग्रेड जो है वो अपनी अवार्ड लिस्ट में लगा दें और बच्चे को यहाँ पे से सिर्फ ग्रेड बता दें, बाकी चीज़ें जो है वो उसी तरह से रहने दें और वो उसको पेपर फॉर्म में उसके असाइनमेंट्स दिखा दें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि डाउनलोड ऑल सबमिशंस। इसके बाद चूंकि मैंने बच्चों को बताया हुआ होता कि आपने अपनी फाइल को सेव करना है आईडी स्पेस नेम असाइनमेंट 1, उससे मुझे पता चल जाता है और फिर मैं अपने अवार्ड लिस्ट में चीज़ ऐड कर लेता हूँ। तो ये तरीकाकार है असाइनमेंट्स को ग्रेड करने का। ठीक है जी। कुछ केसेस में बच्चों की असाइनमेंट्स यहाँ पे नहीं आती, वो बच्चों ने कई दफ़ा सबमिट का बटन क्लिक नहीं किया होता, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो उनको बताना कि जनाब आपने सबमिट का बटन क्लिक करना होता है। ठीक है जी। तो असाइनमेंट्स के हवाले से फ़िलहाल इतना ही है। असल चीज़ जो है वो है जो है क्विज़ेस। तो क्विज़ेस पे मैं आ जाता हूँ। क्विज़ेस को बनाने का तरीकाकार जो मैंने इस्तेमाल किया हुआ है वो है कि मैं सबसे पहले मोर, गियर आइकन एंड देन मोर, मोर के बाद ये है मेरा क्वेश्चन बैंक। ठीक है जी। मैं बनाता हूँ सबसे पहले कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर सपोज ये कैटेगरी है और इसके अंदर ये कुछ से चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने चैप्टर 2 की एक कैटेगरी बना ली है और उसके अंदर कुछ मैं क्वेश्चंस रख लेता हूँ। आईएएस के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं दिए हुए, तो वो बाकी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन को क्रिएट किया जाए। जैसे ये कुछ किए मैंने 4। ठीक है। अब सबसे पहले कैटेगरी बनाएं, कैटेगरी अंदर क्वेश्चन क्रिएट करें। किस किस्म के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं? मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग या मैच द कॉलम जिसको हम कहते होते थे, शॉर्ट आंसर, न्यूमेरिकल, एसे, कैलकुलेटेड मल्टी चॉइस, कैलकुलेटेड सिंपल, और ये कोई 15 किस्म के सवाल हैं। इसमें से जो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो है मल्टीपल चॉइस, ट्रू एंड फॉल्स, मैच द कॉलम, शॉर्ट आंसर्स, और इसके बाद होता है ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू द टेक्स्ट। ठीक है जी। ये वाली चीज़ें मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। ये आगे जब क्वेश्चन आप बनाएंगे, हर क्वेश्चन के एतबार से जो उसकी ऑप्शंस है डिफरेंट आ जाएंगी। अब एक क्वेश्चन मुझे अली साहब ने भी पूछा था कि जी टीचर्स कहते हैं कि जी हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स बने हुए हैं और हम चाहते हैं कि वही इंपोर्ट हो जाए, तो हमें दोबारा से टाइप ना करना पड़े। सर उसका तरीका अगर ये है कि आप इंपोर्ट टैब में आए क्वेश्चंस के, ठीक है, और वहाँ से आप इंपोर्ट कर लें। अब प्रॉब्लम ये है कि इंपोर्ट कैसे कर लें। मैंने अभी देखा ये जो एकियन फॉर्मेट के नाम से है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप आंसर्स दे सकते हैं इस फाइल के अंदर। ठीक है जी। वो किस तरह से, क्वेश्चन लिखें, उसके बाद ये एमसीक्यूज के लिए सिर्फ क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप उसकी पॉसिबल चॉइसेस और एंड पे कैपिटल करके आंसर डी या आंसर ए इस तरह से लिखना है। ये आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये आपको इसके हवाले से इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये क्या चीज़ होती है। तो मोर हेल्प में जाएंगे तो अभी सॉरी मैं यहाँ पे चले आ गया, यहीं पे आ गया, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं वापस चला जाऊँगा। इसमें तरीकाकार ये है जी कि आप पहले लिखेंगे व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन ये देखिएगा कैपिटलाइज्ड है, आंसर जो है वो कैपिटलाइज्ड है। ठीक है, ये ऑप्शंस आर कैपिटलाइज्ड। और एंड पे आपने लिखना है आंसर और डी। ठीक है, जो आपका डी आंसर है, आंसर इज कैपिटलाइज्ड, ऑप्शन इज आल्सो कैपिटलाइज्ड। इस तरह से आपकी सारी फाइल होगी जो कि एक टीएक्सटी फॉर्मेट होगी और शुड बी UTF-8 फॉर्मेट। जब आप नोटपैड में सेव करेंगे तो वो UTF-8 फॉर्मेट होगा। उसको जब आप सेव करते हैं ना तो एक ऑप्शन आती है कि सेव एज और UTF-8, वो जब आप कर देंगे और फाइल आपकी सेव हो जाएगी, फिर आप यहाँ पे जब वापस आएंगे इस कोर्स में तो एक ही फॉर्मेट में आके आप उसके अंदर यहाँ पे फाइल ड्रॉप कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे, सारे क्वेश्चंस इंपोर्ट हो जाएंगे। मेरा फिलहाल फेवरेट ये है कि मैं मॉडल एक्सएमएल फॉर्मेट यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पहले क्वेश्चंस कुछ बने हुए हैं, मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। तो इसमें सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, मैच द कॉलम भी और शॉर्ट आंसर्स भी, वो सारे इंपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद अभी ये सिर्फ क्वेश्चंस इंपोर्ट हुए हैं। इसके बाद इशू है कि आपने क्वेश्चंस को एक क्विज में यूज़ करना है। ठीक है, उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने कोर्स पे आइए, जिस तरह से असाइनमेंट क्रिएट हुई थी उसी तरीके से यहीं पे मैं स्टार्ट में ऐड अ क्विज, यहाँ पे ऐड अ क्विज, इसके बाद इसको एक क्लिक अगर हो जाए तो हो गया। ऐड अ क्विज करने के बाद यहाँ पे क्विज के वाले से इंफॉर्मेशन मैं कहता हूँ जी टेस्ट क्विज,
ठीक है जी। जी अच्छा, इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं इसकी, वो ये है कि ओपन द क्विज, क्विज कब स्टार्ट होगा, क्विज कब खत्म होगा, ये कुछ वैल्यूज। इसके बाद इसको मैं 12 में करता हूँ क्योंकि नहीं तो ये रख देगा। टाइम लिमिट पर क्विज, तो मैं कहता हूँ जी 10 मिनट का एक क्विज होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली, इससे मुराद ये है कि स्टूडेंट का टाइमर एक्सपायर हो गया तो जितने उसने आंसर्स दे दिए हैं वो काउंट हो जाएंगे, बाकी नहीं। और अगर वो ये अगर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं लास्ट वाली, तो उसमें ये है कि उसने सबमिट नहीं किया तो उसका क्विज ज़ाया हो जाएगा। इसके बाद ग्रेड के हवाले से, ग्रेड टू पास, इसके अटेम्प्ट्स अलाउड, नॉर्मली आपका क्विज का 1 होगा, 1 से ज़्यादा नहीं। अगर आप देते हैं 2 तो फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप ग्रेड कैसे करेंगे, मतलब हाईएस्ट मार्क्स काउंट करेंगे, एवरेज काउंट करेंगे, मिनिमम या मैक्सिमम कैसे काउंट करेंगे, वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर लेआउट, ये इंपॉर्टेंट है, एवरी क्वेश्चन शुड बी ऑन डिफरेंट पेज, ठीक है, एक पेज पे सारे क्वेश्चन ना आए। नेविगेशन मेथड आई प्रेफर सीक्वेंशियल, कि पहला क्वेश्चन चला गया तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये उस तरह से तरतीब से डिफरेंट मतलब तरतीब से आए, उस तरह से ना आए, मतलब आगे पीछे ना जा सके। क्वेश्चन बिहेवियर, वो क्या है, डेफर्ड फीडबैक। इसमें ये करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको फीडबैक साथ साथ क्वेश्चन का मिल रहा है तो वो आपस में शेयर कर लेते हैं और फिर एक बच्चे का ख़राब होता है, बाकी सबके 100% होता है। रिव्यू ऑप्शंस, आई प्रेफर कि आप इन तमाम ऑप्शंस को अनचेक करें, बाद में मैनुअली ओपन करें, वरना ये होगा कि क्विज क्लोज हो गया तो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। क्विज इज़ ओपन और एक बंदे ने कर लिया तो उसको सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद आफ्टर द अटेम्प्ट उसको सब कुछ नज़र आ जाएगा जो कि नहीं नज़र आना चाहिए, तो ये सारा कुछ मैनुअली है, ये ऑप्शन हम अनचेक नहीं कर सकते ड्यूरिंग अटेम्प्ट, तो उस क्वेश्चन का ही पता चलेगा, आंसर नहीं देता। फिर अपीयरेंस, बच्चे का अपना इमेज, लार्ज इमेज, डेसिमल 2 प्लेसेस, ठीक है, इसमें बाद में प्रिंट करने में आसानी रहती है अगर ये ऑप्शन होती है, तो आप उस बच्चे का पूरा क्विज को प्रिंट करके फाइल में आराम से लगा सकते हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन अटेम्प्ट, अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप कहते हैं जी 4 आवर्स का गैप होगा फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है जी। ब्राउजर सिक्योरिटी, फुल स्क्रीन विद पॉपअप, आप बच्चा कॉपी नहीं कर सकता क्वेश्चन को कि कॉपी करके गूगल में लिख ले, तो वो नहीं होता। ओवरऑल फीडबैक आपने अगर देना है तो वो दे सकते हैं। फिर रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस और एक्टिविटी कंप्लीशन और टैग्स और ये सारी चीज़ें। ये अभी क्विज क्रिएट हुआ है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, ये फिलहाल क्विज क्रिएट हुआ है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, ये क्विज की सेटिंग्स की है। अब इसमें क्विज में क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो आप इसको एज टीचर्स को क्लिक करें और इसके बाद यहाँ पर एडिट क्विज पे आइए और फिर आपका जो क्वेश्चन बैंक था, दोनों ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ से क्रिएट न्यू क्वेश्चन कर लें, ठीक है, न्यू क्वेश्चन, या फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, जो कि बाद में कन्वीनियंट रहता है कि फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चंस क्रिएट कर लें और फिर आप यहाँ से आ जाएं। तो ये सारे क्वेश्चंस सिलेक्ट किए, ऐड टू द क्विज, और ये क्विज तैयार हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फ़र्क आता है कई दफ़ा, तो ये है कि यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट होती है और ये डिफरेंट होती है, तो आप इन वैल्यूज़ को मैच कर लें क्योंकि ये वैल्यूज़ इन क्वेश्चंस में जो आपने वैल्यू सेट की हैं वो होती है, ठीक है जी। इसके बाद जब आप इसको सेव कर लेंगे तो दिस क्विज इज़ अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट टू अटेम्प्ट, प्रोवाइडेड कि वो टाइम शुरू हो जाए। आप चेक करना चाहते हैं ये क्विज कैसे चल रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे आइए क्विज पे वापस, जो मेन पे था, प्रीव्यू द क्विज नाउ, ठीक है, और फिर आप इस क्विज को अटेम्प्ट करना शुरू कर दें एज स्टूडेंट। हाँ, आप कॉपी ज़रूर कर पाएंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, स्टूडेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से ऑप्शंस इस तरह से लगा के जा सकता हूँ, तो ये मेरा क्विज कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा वापस ले आऊँ, कहाँ पे था। इसके बाद ये क्विज हो गया, जब ये क्विज हो जाएगा तो इसके ग्रेड्स भी आपको अवेलेबल होंगे। वो किस तरह से अवेलेबल होंगे, सपोज मैं देखता हूँ कि बच्चों ने जो क्विज किया होगा, ये था क्विज 1, तो क्विज 1 में यही क्वेश्चंस थे। मैं जब इसको अटेम्प्ट्स की बात करता हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए थे फर्स्ट क्विज में, तो मैं कहता हूँ जी हाईएस्ट ग्रेड वाला मुझे क्विजेस सारे दिखाएं, शो रिपोर्ट, एंड देन ये क्विजेस ऑटोमेटिकली ग्रेडेड है, ठीक है जी। अब ये जैसे ये एक बच्ची है माजिया रशीद, रिव्यू अटेम्प्ट, और यहाँ पे मेरे पास ये पूरा ग्रेड भी आ गया और हर बच्चे का अपना क्विज भी आ गया, कितने बजे शुरू किया, कितने बजे ख़त्म किया। यहाँ से आप सिलेक्ट करें
और इस पूरे को सिलेक्ट करके जब आपने फोल्डर में लगाना है तो इसको आप यहाँ से प्रिंट कर लें तो ये प्रिंट हो जाएगा आराम से। ठीक है जी, तो ये आपके लिए बड़ा आसान रहता है कि वो एक दफ़ा आपने बना लिया, बनाने के बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको चाहिए कि ये ग्रेड्स चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे CSV फाइल या एक्सेल फाइल जो भी है उसको डाउनलोड करें, आपके पास वो फाइल्स आ जाएंगी और अपनी अवार्ड लिस्ट में वो वैल्यूज़ लिख लें। बच्चे अगर थोड़े हैं तो आप वैसे भी टाइप कर सकते हैं, नहीं है तो फिर यहाँ से आप CSV डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो अवार्ड लिस्ट आपको आएगी उसकी तरतीब और LMS की तरतीब फ़र्क होगी। उसकी वजह ये है कि हमारे पास LMS पे इन IDs के एतबार से सॉर्ट हुआ होता है, लेकिन ग्रुप नहीं हुआ होता। हमारी जो अवार्ड लिस्ट होती हैं उसमें सेक्शन वाइज ग्रुप हुआ हुआ होता है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी आती है। तो ये इसके हवाले से ये था। बाकी ख़त्म हो गया, बाकी रह गए थे एनरोलमेंट मेथड्स। अगर कहते हैं तो करवा देते, क्योंकि वो तो चीज़ उस वक्त रिलेटेड थी जब आपका कोर्स स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो फिलहाल मैंने उस चीज़ को स्किप किया है। अब आपके क्वेश्चंस में लेना चाहूँगा और उसके बाद फिर इसको एंड कर लेते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। वालेकुम सलाम सर। सर काइंडली तरह ना इनरोलमेंट को भी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दीजिएगा, बिकॉज हमारा जो कोर्स है ना वो लेट LMS पे स्टार्ट हुआ है। ICS से हूँ अकील शरादी ना। मैं सर तो कर देता हमारा हूँ, मैं कर जी देता हूँ, मैं कर शुक्रिया। देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी मैम। सर उसकी ऑडियो मिल सकती है हमें, रिकॉर्डिंग? जी मैम, मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। जी सर, वो रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा ताकि हम लोग दोबारा भी इसको देख कर सेटिंग कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सर ने कहा कि एनरोलमेंट मेथड्स को ज़रा बता दीजिए। वो यहाँ पर है यूज़र्स, गियर आइकन था, सेटिंग्स एंड देन यूज़र्स। अब यहाँ पर ये एनरोलमेंट मेथड है सेल्फ एनरोलमेंट बाय द स्टूडेंट। इसको आप जब क्लिक कर देंगे तो इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आप सेट करेंगे। वो क्या कि यहाँ पे एनरोलमेंट की आप सेट कर देते हैं और वो बच्चे को बता देते हैं कि जनाब आपके कोर्स की जो की है वो ये है, जैसे ये मैंने ऐसे ऐड कर दी। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा, ये एनरोलमेंट की मैं बच्चे के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है जी। जो कोई भी शख्स इस की को पहले मेरे कोर्स का पहले मैं लिंक दूंगा जो कि ये है। ठीक है जी, कोर्स का लिंक मैं दूंगा और कोर्स का लिंक बल्कि ये है, ये पूरा लिंक है। ठीक है, ये मैं स्टूडेंट को दूंगा, वो एनरोल नहीं कर सकेगा। उसके पास ये की अवेलेबल होगी, वो की को एंटर करेंगे और वो इस कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे। एनरोलमेंट ड्यूरेशन जो है वो आप सेट कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करते। वो ये है कि आ जाएं, ड्यूरेशन सेट नहीं करते कि जितना 90 डेज के बाद वो ख़त्म हो जाए या जो भी टाइम है 15 वीक्स के बाद ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं करते। उसके वजह ये कि बाद में हमें फोल्डर्स के लिए ज़रूरत होती है और वो बचाना एनरोल हो गया तो उसका रिकॉर्ड नहीं बनता। तो एनरोलमेंट की स्टार्ट और एंडिंग डे आप सेट कर सकते हैं कि जी इस तारीख से इस तारीख तक सारे बच्चे एनरोल हो जाएं, उसके बाद कोई नहीं होगा। और फिर आप इसको सेव करते हैं। ये सेव करने के बाद, अब चूँकि मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने की अप्लाई नहीं करनी, तो इसके बाद ये डिफ़ॉल्ट जो रोल है वो स्टूडेंट रहेगा। अच्छा, गलती क्या होती है कुछ केसेस में जब यूज़र में एनरोलमेंट मेथड में आते हैं, गलती से हम इस आइकन को क्लिक करवाते हैं, हम देते हैं ये। फॉर एग्जांपल मेरी कोई एनरोलमेंट है और मैं इसको यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, अपनी खैर होती, लेकिन उस केस में मैं ही अपने कोर्स से ही एग्जिट हो जाता था। तो ये इन आइकन्स को ज़रा गौर से देखना है, इनको क्लिक ना करें, आई को ना क्लिक कीजिएगा, इस गियर आइकन को, स्टूडेंट के आगे गियर आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आई को ना कीजिएगा, वो थोड़ा सा कई दफ़ा आप खुद एग्जिट हो जाते हैं। तो एनरोलमेंट मेथड जो है वो आप बच्चों को बताने के लिए आपका ये LMS में जो आप कोर्स ओपन करेंगे तो ये उसका आईडी होगा इस तरह से कि बच्चों को देते हैं, उन्हें कहें जी ये इसकी एनरोलमेंट की है, इसके साथ आप आएँ और अपने कोर्स में एनरोल हो जाएँ और फिर वो कंटिन्यू हो जाएंगी क्लासेस। और सर जी इसके अलावा? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं डेल से हूँ, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर से। जी जी। हमारे डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनका ना अभी ये चीज़ें एक्टिवेटेड नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट का, मोर देन 50% स्टूडेंट्स का। तो इस हवाले से भी ये इस फोरम का मैंडेट है कि हम यहाँ पे बात कर सकें या ये किसी और फोरम पे बात होगी? नहीं सर, इसमें चूँकि मेरा काम सिर्फ ट्रेनिंग से रिलेटेड है, अकाउंट्स अगर नहीं बने हुए तो वो उसका ताल्लुक है OTS के साथ। अली फरहान साहब उसको डील करते हैं। उनकी जो आईडी है वो है IPC support, ipc.support@sktumtupk। तो उसके ऊपर बच्चे आईडीज भेज देंगे। बेसिकली सर प्रॉब्लम पता क्या है जो मैंने मतलब फ्रेंकली जो महसूस की है
बच्चे यूज़ नहीं करते इसको नॉर्मली, और वो उनको यूज़ करनी पड़ती है एसकेटी यूएमटी वाली आईडी। ये मैंने ज़रूर देखा है कुछ बच्चों की एसकेटी यूएमटी की आईडीज़ नहीं बनी हुई, मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ। तो खैर वो मैंने उसी वक्त बनवाई थी, लेकिन अभी तक चूँकि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों को ऐसा वो आईडी कार्ड और यूएमटी कार्ड दे के उनको करवा लेना चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं अली साहब से कम्युनिकेट कर दूंगा कि डेल में कैसा इशू आ रहा है, तो काइंडली देख लीजिए। उसमें सर एक सजेशन थी, अगर आप कम्युनिकेट इसको कर रहे हैं, जी जी सजेशन ये थी कि जिस तरह से आप जूम और ये टीचर्स के लिए ये सेशंस हो रहे हैं, जी जी तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ना हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ईमेल में अपना इशू जो है वो उस तरह से लिख नहीं पाते। तो पिछले जी कई माह से ये इशू आ रहा है, हम बार बार जो है ना, यानी आईपीसी हमारे साथ कम्युनिकेट करता है, हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, और हम लोग भी जाहिर है उस तरह से टेक्निकल लोग नहीं है कि हम जो है ना अच्छे टेक्निकल वर्ड्स में वो बात अपनी कन्वे कर सकें। तो इन बैरियर्स को ब्रिज करने के लिए एक सजेशन थी कि अगर कोई ऑफिशियल टाइमिंग्स में कोई ऐसा फोन नंबर स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो जो कि वो बात करके तो अपनी बात ना कन्वे कर सकें जो वो समझना चाहते हैं, और अगर कोई क्वेरीज हो तो वो देन एंड देयर जो है ना वो रिजॉल्व हो जाए आईपीसी की तरफ से। तो इस तरह का कोई अगर ऑफिशियल नंबर जो है या मोबाइल नंबर या कोई चीज शेयर हो जाए, और क्योंकि हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, और वो खुद यानी इस चीज को चाह रहे हैं, जी लेकिन जी आफ्टर ऑल अटेम्प्ट उनमें जो है ना मोर देन 50% जो है वो अभी किसी ना किसी वे में परेशानी का शिकार हैं, या वो इस हवाले से या जूम के हवाले से या मिन किसी और इशू पे ना वो परेशानी में हैं। और फील होता है उनकी डिस्कशन से कि टू सम एक्सटेंट ना उनकी रीजंस जो हैं वो जेन्युइन हैं, और उनको किसी बजाय इसके कि हम लोग जो कि इस हवाले से टेक्निकली इक्विप्ड नहीं है, तो हमारी बजाय कोई जो टेक्निकल लोग हैं वो इस चीज़ को अगर एड्रेस करें और उसको वो उसका कोई फोरम अवेलेबल हो, ये जूम या कोई फोन नंबर या इस तरह का प्लेटफॉर्म, तो वो शायद बेटर होगा। ठीक है सर, मैं ये कम्युनिकेट कर देता हूँ। उस्मान साहब हैं हमारे डॉक्टर साहब के जो असिस्टेंट हैं पीए, उनको मैं कह देता हूँ कि एक ऐसी चीज़ जो है काइंडली करवा दें, तो फिर वो इंशाल्लाह उसको करवा देंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक हो गया। जी सर, कोई और अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लीजिए, नहीं तो फिर इसको एंड कर लेते हैं। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहता था, जिस तरह अपने डॉक्टर साकिब जफर साहब फरमा रहे थे, जी जी तो हालांकि उनके डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, इंग्लिश के लोग हैं, वो कुछ ना कुछ फिर भी कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें पहले से जानते होते हैं। जी जी हमारे जो आईटीसी के स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल अक्सर मेजॉरिटी जो है वो इस चीज़ों से काफ़ी दूर होती है। ऐसे ही ऐसे तो ही ये जिस तरह उन्होंने जूम की बात की है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई है जूम पे इन बच्चों को लाने के लिए। मैंने खुद अली भाई से, वकास भाई से, वकार से, आमर से जो है ना वो कांटेक्ट करके तो उनकी डी क्रिएट करवाई, फिर उनको बनवा के दी, वो सारा कुछ नहीं खुद इन्वॉल्वमेंट करके ना सारी हाँ जी करवाया है। एलएमएस पे मैंने काफ़ी चीज़ें अपलोड की, बुक्स वगैरह और चीज़ें, लेकिन उन बेचारों को बिल्कुल पता ही नहीं है। होता है ना कि थोड़ा सा भी पता हो। अब असाइनमेंट्स भी हम ले रहे हैं तो वो बाकी टीचर्स भी, डॉक्टर अब्दुल साहब भी, नसीम साहब भी, वो सारे कोई मेल के जरिए ले रहे हैं, कोई व्हाट्सएप के जरिए ले रहे हैं, किसी तरीके से आ रही हैं। लेकिन वो एलएमएस वो ना उन्होंने यूज आज तक किया है, और फर्स्ट टाइम वो यूनिवर्सिटी में लोग आ रहे हैं, ज्यादातर मदारस के होते हैं। जी तो जी इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए? कोई इसका कोई सोल्यूशन, या तो प्रॉपर उनका कोई ट्रेनिंग सेशन हो, तो क्लासेस बिल्कुल हों सर, जो मसला ही कोई नहीं सर, करवा लेते हैं फिर से। आप बता दीजिए, और मैं एक ना स्टूडेंट आईडी बनवा के ना अली साहब से, तो मैं एज स्टूडेंट आके उसकी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर देता हूँ, और फिर वो बच्चे उसको देख लें। कोई क्वेश्चन है तो मैं आप अपना लिंक दे देता हूँ जूम का मेरे से। मैं आजकल सुबह 9 बजे से लेके 2-3 बजे तक यहाँ पे बैठता हूँ, ये मेरा ऑफिस है फ़िलहाल, तो मैं वो पूरा टाइम ऐसा सच दे रहा हूँ। तो वो ये है कि मैं अवेलेबल हूँ, तो जिसने भी वैसे क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाजिर हूँ जनाब। उसमें ये है कि मैं इसमें सर जी जी जूम लिंक के हवाले से आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये गाइड किया। जूम लिंक के हवाले से ये था कि चूंकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी यूनिवर्सिटी वाला जूम एनरोल नहीं कर पाए, क्योंकि उनके ईमेल आईडीज और वो चीज़ें आज स्टूडेंट्स की एक्टिवेटेड नहीं है। जी तो जी इसमें जो है वो अगर ऐसा हो कि कोई गेस्ट यूज़र या कोई एसकेटी यूएमटी वाले आईडी के अलावा वाला यूज़र जो है वो भी अगर आपको एड्रेस कर सके, तो आप किसी ऐसी सेटिंग
अवेलेबल हो तो हम अपने स्टूडेंट्स को वो शेयर कर लें सर ताकि वो वो बात इशू मेरे साथ भी हुआ है। कल डॉक्टर साहब का ना वो सेमिनार था रमज़ान के हवाले से, मैंने उसको अटेंड करने की कोशिश की, हालांकि मैं SKT UMT का लाइसेंस यूज़र हूँ। मैंने उसको ज्वाइन करने की कोशिश की, वो कहते थे शुड बी मेंबर ऑफ द डोमेन। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आई है, मैं भी उसमें एनरोल नहीं कर सका। मजबूरी सर जी इस वजह से हुई है कि हमारे यहाँ ना अभी मैं भी इत्तेफाक से आप हैरान होंगे, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और क्लास के दौरान मुझे एक बच्चा आके कहता है सर आपसे सवाल है। मैं जी बेटा हाँ जी पूछें। कहता है सर ये भुट्टो क्यों जिंदा है? मतलब मैं अब क्लास पढ़ा रहा हूँ, क्लास के दौरान मुझे एक बंदा आके कहता है सर ये भुट्टो क्यों जिंदा है? खैर वो मुझे पता चल गया ये मेरी क्लास का नहीं है और मैंने उसको किक आउट किया। तो ये जो चीज़ें हैं और उसके अलावा जो खुराफात चल रही हैं वो आपको भी पता भी, तो रमज़ान आ गया तो काफ़ी चीज़ें बचत हो गई हैं, लेकिन चूँकि जब शैतान खुला हुआ था तो ये खुले हुए थे, तो काफ़ी हद तक बचत हुई। इस वजह से सर ये पाबंदी लगानी पड़ी। मतलब हम लोग इस वक़्त इस मुश्किल में पड़े हुए हैं, सब लोग, मतलब टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी। लेकिन स्टूडेंट्स जो है उस चीज़ से भाग रहे हैं कि हमें ना करना पड़े। काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि वो जो पढ़ने वाले हैं उनको भी पढ़ने नहीं दे रहे। तो ये इनकी मजबूरी बन गई, जो मैंने महसूस किया है कि चलें हम उस बच्चे को उस आईडी से ऑथेंटिकेट कर लेंगे तो वो फिर दोबारा चांसेस कम है कि वो ऐसी कोई हरकत करेगा। तो सर फ़िलहाल जो है ना अभी मेरे पास भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं किसी और को, मतलब अगर मैं कोई मीटिंग होस्ट करता हूँ तो मैं मजबूर हूँ कि जो मेरे से अब, बल्कि ये भी हुआ, मैंने उनसे बात की, मैं कहा जी मैं अगर किसी बंदे से इस वक़्त यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया में हमारे एक कलीग गए हुए हैं, मैंने उनसे कोई डिस्कशन करनी है, तो अब मैं वो नहीं कर पाता क्योंकि उनकी वो मलेशिया की आईडी है और मेरी SKT UMT की आईडी है, मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा। तो खैर मैंने उसके लिए व्हाट्सएप यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये है, अब मैं इसको फेस करना, या तो हम उस लाइसेंस को छोड़ दें या हम इसके साथ आएँ, क्योंकि जब इसको मैंने अपग्रेड किया था तो वहाँ पे ये लिखा वाज़ेह तौर पे आया था कि अगर आप इसको अपग्रेड करेंगे तो कुछ चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएँगी, जैसे चैट की ऑप्शन है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है? और SKT मैं चेंज नहीं कर सकता कि जी ऑथेंटिकेट ना करें, वो वाली ऑप्शन ख़त्म है। वो मैंने बल्कि इनको कहा, मैं कहा जी मैंने वेबिनार करना है, तो वेबिनार के लिए मुझे कुछ चीज़ें दें, उन्होंने खैर उसका भी रिप्लाई नहीं किया। अब कल इंशाल्लाह एक होपफुली ये वेबिनार होगा, आपके लिए ज़रूर जॉइन कीजिएगा, वो भी मैं ही करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह कोई कह रहे हैं वो 5-6 बजे के करीब होगा। UMT लाहौर से आपको ईमेल आएगी, डायरेक्टर UMT की, और वो कोर्सेरा से रिलेटेड है कि कोर्सेरा क्या होता है, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। कुछ लोग अगर उसको एनरोल कर लें, सब लोग कर लें, कितने लाइसेंसेस हैं इसके हवाले से। तो वो वेबिनार मैं करना चाह रहा हूँ, उसकी भी मेरे पास एक्सेस नहीं है। तो ये सर अब ज़रा करनी पड़ेगी बात, देखें अगर करते हैं और हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर ऐसे ही चलेगा। लेकिन ये है कि जो आपके दूसरे बच्चे हैं उनको मैं ये कह देता हूँ कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल उन 50 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, उनमें से एक के पास तो SKT UMT की आईडी होगी ना। वो एक आईडी से एक बंदा आ जाए, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, ठीक है? मुझे आप मैसेज करें, ठीक है? मैं अभी अपनी आईडी इस वक़्त मुझे खुद नहीं पता, मैं वो ईमेल में शेयर कर देता हूँ। तो वो आप उनसे कहें कि जी इस जो आईडी है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है? तो मैं हाज़िर हूँ, आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएँगे। कोई मसला नहीं बहुत है। शुक्रिया मैं सर बल्कि ये लिख देता हूँ, आपके एड्रेस बार में यहाँ पे सामने आ जाता है। ये मेरी पर्सनल मीटिंग आईडी है, zoom.us/my/mhnaqvi। तो इसके ऊपर मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं तकरीबन सारा दिन बैठा हुआ होता हूँ। राइट सर। और सर ये जरा IT वाले दोस्त जो हैं ये अगर अपने नंबर्स अगर शेयर कर लें और साथ टाइम किस में ये अवेलेबल हो, तो जिस तरह से टीचर्स के टाइम स्लॉट्स ज़ाहिर होते हैं, ठीक है, तो अगर 2-3 घंटे डेली का इनका फ़ोन नंबर और इस तरह से अवेलेबिलिटी होना, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपना इशू इजीली रिजॉल्व करवा पाएंगे सर। ठीक है सर, मैं आपका मैसेज पहुँचा देता हूँ वहाँ तक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के जहन में हो तो, नहीं तो फिर स्पेंड कर लेते हैं। मैं ख्याल है फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर स्पेंड करते हैं। सर इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।